नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये नई कहानी है जिसका नाम है अधूरी मोहब्बत का साया। चलिए दोस्तों, इस नई कहानी को शुरू करते हैं। सिया एक मिडिल क्लास लड़की, जिसकी माँ का देहांत उसके जन्म के कुछ समय बाद और 7 साल बाद उसके पिता का देहांत एक लाइलाज बीमारी से हो गया। सिया को उसके चाचा ने बड़े प्यार से पाला और पढ़ाया। सिया की शादी उसके चाचा जी ने अपने से बहुत बड़े परिवार में की। राजपूत परिवार शहर के जाने माने परिवारों में से एक था। समर राजपूत, जिन्होंने बहुत ही मेहनत से बिजनेस खड़ा किया था, जिसे उसके बड़े बेटे संजय राजपूत ने और आगे बढ़ाया। लेकिन उनके छोटे बेटे अनिल राजपूत को इन सब में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए उन्होंने फैमिली बिजनेस को ना ज्वाइन करते हुए अपना एक स्कूल खोला, और अब ये स्कूल शहर के बड़े स्कूलों में से एक माना जाता है। दोनों भाइयों के एक एक बेटे थे। संजय के बेटे का नाम राघव राजपूत, जो परिवार का बड़ा बेटा है, और दूसरा निपुण राजपूत, अनिल का बेटा। निपुण ने अपने बड़े पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लिया और अच्छी तरह से उसे संभालने लगा। लेकिन उसके बिल्कुल उलट राघव सारा समय दोस्तों, पार्टीज और टूर में बिताता था। हद तो तब हो गई जब उसने शादी से ये कहकर मना कर दिया कि अभी वो इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। अगर जबरदस्ती की गई तो वह घर छोड़ देगा। घर वालों ने राघव की जिद के आगे हार मान ली और निपुण की शादी कर दी। घर के सभी लोग राघव के मुड़ियल और गुस्सेल नेचर के कारण परेशान और चिंतित रहने लगे। उसके दोस्त मतलबी और सिर्फ जरूरत पड़ने पर साथ रहते थे। राघव का एक सच्चा दोस्त भी था जिसका नाम था आरव। सब उसे आरू राघव कहते थे। सिया पढ़ाई के साथ साथ अनिल जी के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम भी करती थी। वहीं एक प्रोग्राम में समर जी ने सिया को देखा और उसे अपने बहू बनाने का फैसला कर लिया। राघव अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था। जब दादाजी की तबीयत खराब हुई तो उसे मजबूरन शादी के लिए हाँ करना पड़ा। शादी की पहली रात ही राघव ने सिया को बता दिया था कि वो किसी रिश्ते में बिलीव नहीं करता, वो आज़ाद रहना चाहता है। ये शादी उसने दादाजी की जिद के आगे झुककर की है। वो इस रिश्ते को नहीं मानता और सिया भी उसकी तरफ से आज़ाद है। जो चाहे करे, जैसे चाहे रहे, बस दादाजी और घर वालों के सामने पति पत्नी की तरह रहेंगे। सिया को राघव की बातें पसंद नहीं आई, लेकिन अब उसकी बात ना मानकर वो वापस मायके नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसके चाचा जी तो बहुत प्यार करते थे, लेकिन चाची नौकरों से भी ज़्यादा बुरा व्यवहार करती थी। उसके चचेरे भाई बहन भी उससे चिढ़ते थे। सिया के पास राघव की बात मानने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। घर वालों के सामने वो लोग पति पत्नी की तरह रहते, लेकिन बेडरूम में दोनों की अपनी अपनी अलग दुनिया थी। शादी के बाद राघव की वही दुनिया थी जिसे देखकर सिया को बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। वो घर के कामों और किचन में अपनी सास, चाची सास और देवरानी के साथ खुद को व्यस्त रखने लगी। राघव ने आरू से बात करके उससे हालचाल पूछा। आरू की माँ की तबीयत खराब थी, जिसके कारण वो शादी में नहीं आया। फोटो मांगने पर भी राघव ने नाराज होकर कॉल काट दिया। अगले दिन आरू का फोन आया कि वह शहर आने वाला है। उसका छोटा भाई गांव में माँ पापा की देखभाल करेगा और उसकी जॉब पर आना जरूरी है। वो रात को ही बस पकड़कर सुबह आ जाएगा। कल से अपने ऑफिस पहुंच जाएगा। साथ ही वो भाभी से भी मिलेगा और उसकी ढेर सारी फोटोज भी लेगा अपने साथ। इस पर राघव ने मुंह बनाकर बड़बड़ाने लगा। अगली सुबह राघव को एक कॉल आया आरव के नंबर से कि उसका दोस्त जिस बस में आ रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। राघव ये खबर सुनकर शॉक्ड रह जाता है। सुबह ही घर से किसी को बिना बताए हॉस्पिटल की तरफ भागता है। वहीं सिया गहरी नींद में सो रही थी। राघव रास्ते में अपने असिस्टेंट दीपक को कॉल करता है हॉस्पिटल आने के लिए। साथ ही अपने कुछ दोस्तों को भी फ़ोन करके बुला लेता है। हॉस्पिटल जाकर वह आरव की लाश देखता है। कुछ घंटे बाद आरव का छोटा भाई, माँ, पिताजी भी आ जाते हैं। इसी बीच राघव भी घर फ़ोन करके सब कुछ बता देता है। आरव की लाश मिलने के बाद उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है। डॉक्टर आरव के भाई अक्षय को आरव का सामान देते हैं, जिसे राघव अपने पास रख लेता है क्योंकि अक्षय उस हालत में नहीं था। शाम को अंतिम संस्कार के बाद राघव और उसके दोस्त अक्षय और उसके माँ पापा को उनके गांव में उनके घर पर ले जाते हैं। रात को वहीं रुककर सभी सुबह वापस आ जाते हैं।
राघव बहुत ज़्यादा दुखी था। उसका जिगरी दोस्त उसे इस तरह से छोड़कर गया था। राघव घर आकर लेट जाता है लेकिन उसे नींद नहीं आती। बार बार आरू का चेहरा उसके सामने आ रहा था। राघव बेचैन हो जाता है और शाम को अपने दादाजी के पास जाता है। वहाँ उनसे बात करके एक दो पैग लेने के बाद वो अपने कमरे में जाकर सो जाता है। सुबह जब उठता है तो उसके हाथ के पास उसे कुछ महसूस होता है। आंखें खोलकर देखता है तो उसे एक अंगूठी मिलती है। उसे देखकर वो चौंक जाता है। राघव, ये तो आरू का है। मैंने तो सामान में इसे भी देखा था जो अक्षय को दे दिया था। फिर ये मेरे पास कैसे आई? सोचने के बाद जब राघव को कुछ समझ नहीं आया तो उसने उसे अपनी कबर्ड में रख लिया और फ्रेश होकर छत पर बने जिम में चला गया। इधर सिया शाम के समय जब अपने रूम में गई तो रूम की लाइट को सिया ऑन करके गई थी। जब वापस आई तो वो ऑफ थी। बाहर की हल्की रोशनी में उसे सोफे पर कोई बैठा दिखाई दिया। उसे लगा राघव है। वो उसे डिस्टर्ब ना करने के इरादे से नीचे आने लगी। तभी दरवाजे पर ही राघव से टकरा गई। राघव को यहाँ देखकर सिया घबरा गई। जब उसने पीछे मुड़कर सोफे पर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। राघव ने अंदर आकर लाइट ऑन किया और रूम में चला गया। सिया सोफे पर किसी को ना देखकर और राघव को बाहर से आते देखकर घबरा गई। सिया उसके बाद किचन में चली गई। उसे बार बार वही परछाई का ध्यान आ रहा था। खाना बनाते समय भी जब वो अकेली रहती तब उसे फील होता कि कोई उसके आसपास खड़ा है। सिया काफ़ी डर गई थी। डिनर के टाइम ही जिद करके अपनी सास के पास सो गई। सिया की सास ने भी सोचा कि घर की याद आ रही है, इसलिए उन्होंने सिया को अपने पास ही सुला लिया। अगली सुबह सिया राघव के घर बने जिम में जाने के बाद कमरे में आई। वो शाम का सोचकर डरी हुई थी। वो इस घर में नई थी, इसलिए किसी से भी अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर रही थी। सिया अपने कपड़े लेकर नहाने चली गई। जब सिया तैयार हो रही थी तो मिरर से उसे खून से लथपथ एक चेहरा नजर आया, जिसके चेहरा खून से डूबा हुआ और पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। मांस के टुकड़े चेहरे पर लटक रहे थे। बस डरावनी आंखें दिखाई दे रही थी। सिया डरकर भागने के लिए उठती है तो सामने राघव को देखकर उसे कसकर पकड़ लेती है। राघव कुछ समझ नहीं पाता। सिया डरी सहमी उससे लिपट जाती है। सिया, राघव, प्लीज सेव मी प्लीज। राघव सिया के बालों पर हाथ फेरता है। क्या हुआ? आप घबराई हुई क्यों हैं? सिया राघव को अभी हुई घटना के बारे में बताती है। राघव, आप लगता है डर गई हो। कोई नहीं है इस घर में। आप अपने अंदर के डर को भगाइए। कोई भूत वूत नहीं होता। राघव सिया को बेड पर आराम से बिठाकर उसे पानी देता है और फिर वो बाथरूम में नहाने चला जाता है। बेड पर बैठी सिया डर के कारण अपनी नज़रें नहीं उठाती। वो पानी का गिलास वहीं साइड टेबल पर रख देती है और किसी तरह हिम्मत बांधकर बाहर निकल आती है। सिया नीचे किचन में काम करने लगी। तभी उसकी सास प्रज्ञा ने आकर सिया को तैयार होने के लिए कहा। सिया के पूछने पर उन्होंने बताया कि शादी के अगले दिन सिया के चाचा जी ने पग फेरे के लिए कॉल किया था, लेकिन पंडित जी ने उस दिन मना कर दिया। अगले दिन इतना बड़ा हादसा हो गया और उसके बाद राघव की हालत ठीक नहीं थी कि उससे ये सब रस्मों के लिए कहा जाता। आज मैंने राघव को कहा है, वो तैयार है। आप लोग आज पग फेरे की रस्म के लिए चले जाओ। फिर एक दिन अच्छा सा दिन पंडित जी को दिखाकर आप दोनों जल्दी ही गांव जाकर कुलदेवी का आशीर्वाद ले लेना। सिया अपने रूम में तैयार होने चली जाती है। राघव भी फोन पर अपने पीए दीपक को काम समझाते हुए रूम में आ रहा था। सिया रूम से बाहर डरकर खड़ी हो जाती है। उसे कुछ देर पहले का नज़ारा याद आ जाता है। तभी पीछे से राघव आकर सिया से पूछता है, क्या हुआ? आप रुक क्यों गई? आपको जाना नहीं है क्या? सिया, जी वो, क्या वो? देखो, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुझे इस नॉनसेंस रस्मों में इंटरेस्ट नहीं है। वो तो दादाजी की वजह से ये सब झेलना पड़ रहा है और तुम नखरे करना मत शुरू करो। सो प्लीज़ जल्दी से रेडी हो जाओ, वरना मैं चला जाऊँगा ऑफिस और तुम सबको आंसर देती रहना। कहकर राघव अंदर जाकर सोफे पर बैठकर लैपटॉप में काम करने लग जाता है। सिया को राघव की बात बहुत बुरी लगती है। वो जल्दी से कबर्ड से कपड़े निकालकर चेंजिंग रूम में चली जाती है। सिया साड़ी पहनने लगती है। तभी पीछे किसी के होने का आभास होता है। वो पीछे मुड़ती है। खून से सना चेहरा उसके सामने होता है। सिया की जैसे ही एक पल के लिए सांसें रुक जाती हैं। साड़ी छोड़कर सिया सीधे बाहर की तरफ दौड़ती है
और राघव के पैरों के पास बैठकर उसकी बाजुओं को पकड़कर चिल्लाने लगती है। सिया, वहाँ वो वहाँ वहाँ कोई है वहाँ। मैंने मैंने फिर देखा उसे। वो वहम नहीं है, वो सच में है। वो वहाँ है। राघव सिया को पकड़कर, रिलैक्स। कौन है वहाँ? सिया, सुबह सुबह मैंने जिसे मिरर में देखा था। राघव, लेकिन सुबह कोई नहीं था। कोई नहीं है इस कमरे में तुम्हारे और हमारे अलावा। सिया, नहीं, वो चेंजिंग रूम में सुबह वाला साया दिखा मुझे। वो कोई भूत है। राघव, चलो देखते हैं कहाँ है। सिया, नहीं, वहाँ है, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, चेक करता हूँ, अगर रहा तो उसे पकड़ लेंगे। वो भूत है। ठीक है, मैं देखता हूँ, कहकर राघव चेंजिंग रूम के पास आकर देखता है। यहाँ कोई नहीं है। ये तुम्हारा वहम है सिया। सिया घबरा कर दौड़ती हुई राघव के पास आती है और उस तरफ इशारा करती है जिस तरफ उसे साया देखा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। राघव उसे वहीं छोड़कर बाहर रूम में आ जाता है। सिया भी साड़ी उठाकर वहीं रूम में आ जाती है और डोर बंद कर लेती है। राघव मन ही मन में, कहाँ ये डरपोक मेरे ही गले पड़ गई। सिया तैयार हो गई और दोनों कार में सिया के चाचा जी के घर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उनका बहुत अच्छी तरह से स्वागत होता है। सिया ने भी अपने सास के दिए गए गिफ्ट घर वालों को दिए। शाम को जब राघव और सिया निकलने लगे तो चाचा जी के कहने पर वो दोनों रात के लिए वहीं रुक गए। रात में डिनर के बाद चाचा जी से बातें करते हुए काफ़ी रात हो गई। जब सिया अपने रूम में जा रही थी तो उसे गलियारे में कोई खड़ा दिखा। सिया उसके पीछे जा रही थी। वो पीछे खड़े उसके कंधे पर हाथ रखने ही वाली थी कि पीछे से उसे राघव की आवाज़ सुनाई दी। वो पानी की खाली बोतल लिए खड़ा था। सिया राघव को देखकर चौंक जाती है और जब पीछे देखती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। सिया को तो काटो तो खून नहीं वाली हालत हो जाती है। राघव ने उसे जब पानी लाने को कहा तो पसीने से लथपथ सिया राघव के पास आकर उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ किचन में ले जाती है और फ्रिज से बोतल निकालकर फिर राघव को हाथ पकड़कर उसे ऊपर अपने कमरे में ले जाती है। वहाँ रूम में राघव को बेड पर सोते देख घबरा जाती है और अपने हाथ में पकड़े हाथ को देखती है जो खून से सना था। सिया पीछे मुड़ती है तो वो साया उसके पास खड़ा था और हंस रहा था। सिया ये देखकर धम से गिर जाती है। गिरने की आवाज़ सुनकर राघव उठता है और सिया को उठाता है। सिया राघव को देखती है, फिर बेड पर देखती है, उसके बाद पूरे कमरे में नज़र दौड़ाकर देखती है। राघव सिया को उठने में हेल्प करता है। सिया डरी हुई थी, इसलिए राघव ने भी बिना हंगामा किए उसे अपने साथ बेड पर सोने दिया। कुछ समय बाद राघव सो गया, लेकिन सिया की आंखों से नींद गायब थी। जब राघव गहरी नींद में था तो सिया भी करवट बदलकर राघव को पकड़कर सो गई। सुबह जब राघव की आंखें खुली तो सिया उसके सीने पर सिर रखकर सो रही थी और राघव का हाथ सिया के सिर पर और दूसरा हाथ उसकी कमर पर था। राघव कुछ देर तक सिया को घूरता रहा, फिर सिया को ठीक से हटाकर उठ गया और बाथरूम में चला गया तैयार होने। वहीं रात को देर से सोने के कारण सिया अभी भी गहरी नींद में सोई हुई थी। राघव तैयार होकर सिया को जगाने लगा। राघव, उठो सिया, जल्दी करो, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे ऑफिस भी जाना है। सिया फिर भी नहीं उठ रही थी। राघव ने झल्लाकर उसे हिलाया। इसलिए नफरत है मुझे लड़कियों से। जरा भी दिमाग नहीं होता, ऊपर से नखरे अलग। उठो वरना चला जाऊंगा छोड़कर। रात भर चुड़ैल की तरह भटकती है और दिन में कुंभकर्ण की तरह सोती है। सिया जब नहीं उठती तो राघव पास रखे पानी के बोतल का ढक्कन खोलकर सारा पानी सिया पर डाल देता है और सिया चौंक कर उठती है। मुझे लेट हो रहा है, जल्दी रेडी हो जाओ वरना मैं चला जाऊंगा, तुम बाद में आती रहना। राघव की बातें सुनकर सिया जल्दी से उठकर नहाने चली गई। जब तैयार होकर नीचे आई तो सब ने एक साथ नाश्ता किया। सिया के दोनों भाई बहन सिया को पसंद नहीं करते थे तो सिर्फ बाय करके कॉलेज चले गए। राघव ने ये सब नोटिस किया। सिया और राघव जब जाने लगे तो चाचा जी ने सिया के लिए और राघव के लिए और कुछ ससुराल वालों के लिए गिफ्ट दिए और दोनों को आशीर्वाद देकर विदा किया। दोनों कार में बैठकर घर की ओर चल दिए। राघव को सिया की रात वाली घटना याद आई और सिया के बिहेव को लेकर उसे अजीब सा लगता है। राघव, तुम्हें नींद में चलने की बीमारी है क्या? सिया, नहीं तो क्यों, क्या हुआ? इतनी रात को तुम कहाँ घूम रही थी? सभी तो सो गए थे, जब मैंने देखा तो बेहोश होकर दम से गिर गई। वो भूत या चुड़ैल तो नहीं आती तुम पर?
जो भी हो ये आदत छोड़ दो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, समझी तुम? सिया मन में, कैसे कहूँ कि आपको ही समझकर मैं उस साये के पीछे भागी थी और आपके सामने आके ही वो मुझे छोड़कर चला गया। सिया, मैं जानबूझकर नहीं करती इतने महान काम। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अच्छा है, माँ और तुम दोनों स्वामी जी के पास बैठी रहना। तुम जैसे स्टूपिड लोगों की वजह से ही ऐसे ढोंगियों की दुकानें चलती हैं। सिया बात नहीं बढ़ाना चाहती थी इसलिए चुप ही रही, लेकिन उसके मन में भी ये उलझन थी कि शादी के बाद से उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन उस साये का राज जानना भी उसके लिए ज़रूरी था। सिया अपने ख्यालों में गुम थी। राघव ने आवाज़ लगाई, आप उतरेंगी? क्योंकि अभी मेरा आपको लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने का कोई इरादा नहीं है। सिया उतरने लगती है। राघव बड़बड़ाते हुए, ओ गॉड, ये तो खुली आंखों से भी सपना देखती है। सिया राघव को अनसुना कर चली जाती है। आखिर उसकी बातों पर आज के ज़माने में कौन ही बिलीव करेगा। ये सब उसके साथ हो रहा है, वो सह रही है इसलिए, वरना वो भी इन सब बातों पर बिलीव नहीं करती। उसे पता था सब कुछ उसे खुद ही सॉल्व करना होगा। राघव नौकरों से कहकर सामान और गिफ्ट अंदर भिजवा देता है, खुद बाहर दोस्तों से मिलने चला जाता है। सिया घर पहुंचकर सबके पैर छूकर सबका आशीर्वाद लेती है और फिर ऊपर जाने को होती है। तभी वो अचानक मंदिर में पड़े सुंदरकांड को उठाकर अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है। वो सोफे के नीचे सुंदरकांड को रख लेती है। लंच के बाद भी सिया वहीं सोफे पर आकर लेट जाती है। उसे आज एक बार भी वो परछाई नहीं दिखती। सिया, इसका मतलब ये मेरा वहम नहीं है, बल्कि सच में ये कोई आत्मा है और ये बस मुझे ही दिख रही है। मुझे पता करना होगा आखिर क्या है ये सब। दोपहर में प्रेरणा, सिया की देवरानी, सिया के पास आती है। वो दोनों बातें करने लगती है। प्रेरणा इंटीरियर डिजाइनर का काम करती थी। आज वो फ्री थी इसलिए सिया के पास आ गई। दोनों ने ढेर सारी बातें की। सिया ने बातों ही बातों में जानने की कोशिश की कि घर में या और किसी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है या नहीं, लेकिन ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ इस घर में। ये जानकर सिया और भी परेशान हो गई। शाम के समय सिया किचन में गई। वहाँ नौकर वगैरह कोई नहीं थे। सिया किचन में अकेली काम कर रही थी। तभी कबर्ड अचानक से खुल गया और उसमें रखा गिलास जार जमीन पर गिर गया। आवाज़ सुनकर सिया पीछे पलटी तो सारे कबर्ड लाइन से खुल गए और सारे बर्तन एक साथ किचन के फर्श पर गिर गए। सिया ये देखकर और चोट ना लगे उसके लिए सिर झुकाकर नीचे बैठ गई और सिर पर दोनों हाथ रखकर उसको कवर करके आंखें बंद करके जोर से चिल्लाने लगी। एक हाथ सिया के कंधे पर आता है। सिया चिल्लाने लगती है। तभी राघव दूसरे हाथ से उसके मुंह को दबा देता है। राघव, "स्स, क्या है? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ वरना, चुप, एकदम चुप।" सिया राघव को देखकर होश में आती है और राघव से लिपटकर रोने लगती है। राघव सिया को चुप कराता है और पास रखे छोटे से टेबल पर बिठाकर पानी देता है। तब तक सिया की सास सविता जी, चाची, सास रवीना और प्रेरणा भी आ जाती हैं। बाकी सारे नौकर भी आ जाते हैं। सविता जी, क्या हुआ सिया? तुम इतनी जोर से चिल्लाई क्यों? सिया, वो माँ, किचन में मैंने कॉकरोच देखा था। रवीना, क्या जीजी, पिछले महीने ही तो पेस्ट कंट्रोल करवाया था, अभी इतनी जल्दी घर में ये फिर से आ गए, कैसे? राघव, बाहर से कहीं से आ गया होगा चाची। रवीना जी सिया से, बेटा आप अपने रूम में जाकर आराम करो, नौकर ये सब काम कर लेंगे। सविता जी राघव से, हाँ बेटा, तुम लेकर जाओ सिया को अपने रूम में, देखो कैसे डर गई है कॉकरोच से। राघव सिया को ऊपर बेडरूम में लेकर जाता है, जहाँ सिया बहुत घबराई हुई और डरी हुई थी। वहीं राघव को शक होने लगता है कि सिया को कोई मानसिक बीमारी है, लेकिन उससे डायरेक्ट पूछना उसे ठीक नहीं लगा। उसे याद आया कि सिया उसके चाचा अनिल जी के स्कूल में पढ़ाती थी। वो बाहर निकला और वहाँ से एक भरोसेमंद स्टाफ से सिया के बारे में जानकारी ली, जिसने बताया कि सिया बिल्कुल शांत, सुलझी, समझदार और नॉर्मल बिहेव करने वाली लड़की है। राघव ने उसे थैंक्स किया और किसी और से इस बारे में बात ना करने के लिए कहा। राघव जब रूम में आया तो सिया को देखा, वो बेड पर से उठकर आई और राघव के हाथों को कसकर पकड़ लिया। सिया, मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। राघव को यकीन तो नहीं होता था, लेकिन सिया को शांत करने के लिए उसने सिर पर हाथ फेरकर चुप करवाने लगता है और सिया की हालत देखकर सोच में डूब जाता है। गुरुजी के आश्रम में गुरुजी ध्यान लगाए रहते थे। तभी उनके पास पंडित जी आकर बैठते हैं।
गुरुजी अपनी ध्यान साधना समाप्त कर पंडित जी की तरफ देखते हैं। गुरुजी, कहिए पंडित जी, कैसे आना हुआ? पंडित जी, आपको तो पता है हमारे जजमान संजय राजपूत के बेटे राघव राजपूत का विवाह सिया नाम की लड़की से हुआ है। राघव और सिया का विवाह जल्दबाजी में हुआ। कल उन्होंने बुलाया था कुलदेवी से जोड़े की पूजा करवाने के लिए, मुहूर्त निकालने के लिए। वहीं सविता जी ने दोनों की कुंडली मिलान के लिए और कोई ग्रह दोष हो तो समाधान बताने के लिए। लेकिन गुरुजी, मुझे कुंडली ठीक नहीं लग रही। इन दोनों का समय बहुत कठिन होने वाला है। यहाँ तक कि सिया की जान भी जा सकती है। आप मेरे से ज्येष्ठ और अनुभवी हैं और राजपूत परिवार का जिस तरह मैं धार्मिक कार्य हेतु पंडित हूँ, आप भी उनके कुलगुरु हैं। इसलिए इस समय हम दोनों को ही मिलकर कुछ समाधान निकालना होगा, क्योंकि केवल ग्रहों की स्थिति से उत्पन्न समस्या का हल बता सकता हूँ मैं। लेकिन आप अन्य नकारात्मक शक्तियों का आभास भी कर सकते हैं और समाधान भी कर सकते हैं। जिस तरह उनकी कुंडली में राहु केतु की स्थिति निम्न बनी हुई है, इसमें से किसी एक की नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में अकाल मृत्यु निश्चित है। गुरुजी, जरा हमें कुंडली दिखाइए। पंडित जी ने कुंडली लेकर गुरुजी को देते हैं। गुरुजी देखते हैं और सोचने लगते हैं। पंडित जी, क्या हुआ गुरुजी? गुरुजी, आप ठीक कह रहे हैं। ग्रहों की स्थिति से यही प्रतीत हो रहा है कि इन सब पर कोई बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। लेकिन राघव से विवाह के बाद सिया पर इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा। इसका अर्थ यह है कि सिया के प्राणों को अधिक संकट है। हमें जल्द से जल्द समाधान ढूंढकर दोनों को इस संकट से निकालना होगा। पंडित जी, लेकिन जब तक हम समस्या का पता लगाकर समाधान ना ढूंढ लें, तब तक उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कोई उपाय करना होगा। गुरुजी, आप एक काम कीजिए, अभी आप सविता जी को फ़ोन करके कहिए कि सिया को कुलदेवी की रक्षा धागा मंदिर में से निकाल कर उनके हाथों पर बांध दे। ऐसा करने से पहले सिया को घर के मंदिर में ले जाकर उस पर गंगाजल छींट कर उसे पवित्र कर दें। मंदिर में दिया और धूप जलाकर रक्षा धागा को गंगाजल से पवित्र करें। उसके बाद सप्तशती से अर्गला स्रोत, देव देवस्य कवचम और कीलक स्रोतम का पाठ करके वो रक्षा धागा सिया के हाथों पर बांधा जाए। पंडित जी संजय जी को फ़ोन करके गुरुजी के बताए अनुसार करने के लिए कहते हैं। संजय जी पंडित जी की बात को सुनकर चिंतित हो जाते हैं कि सिया की कुंडली में दोष है। वो सविता जी को पंडित जी के कहे अनुसार करने के लिए कहते हैं। सविता जी राघव के रूम में पहुंची। सिया चुपचाप सोफे पर लेटी थी। दरवाजे पर नोक होने पर राघव ने उसे इशारे से बेड पर आने के लिए कहा। सिया बिना कुछ कही दुखी सी बेड पर आकर लेट गई। राघव ने दरवाज़ा खोला। सविता जी अंदर आई। उन्होंने सिया को देखा। वो भी उठकर उनके पास खड़ी हो गई। सविता जी राघव और सिया दोनों को पंडित जी की कही बातें बताती हैं। राघव को ये बेवकूफ़ी भरी बातें लगती हैं। वहीं सिया सविता जी के साथ चल पड़ती है पंडित जी द्वारा बताए गए उपाय को करने के लिए। उसके बाद सिया अपने रूम में सोफे पर जाकर सो जाती है। सुबह जब सिया की नींद खुलती है तो वो बहुत ही फ्रेश और अच्छा फील करती है। अब वो रेडी होकर नीचे किचन में काम में लग जाती है। आज इतने दिनों बाद ना कोई साया दिखा और ना ही कोई भ्रम हुआ। उसके साथ कोई डरावनी घटना भी आज रात से अभी तक नहीं हुई है। सिया काफ़ी हद तक उस साये के डर से बाहर आने लगी थी। इधर राघव जब शाम को घर लौटा, ऊपर बरामदे में उसे कोई खड़ा हुआ लगा। राघव उस ओर बढ़ गया। वो उसके करीब पहुंचने ही वाला था कि पीछे से रवीना जी ने आवाज़ दी। राघव रवीना जी की ओर पलटा। उसके बाद वापस बरामदे की ओर देखा तो वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। राघव को बड़ा अजीब लगा क्योंकि वहाँ से आगे कोई रास्ता नहीं था। बरामदे में खड़े शख्स को वापस वहीं आना पड़ता। उसका ध्यान रवीना जी की आवाज़ पर टूटा। राघव, जी चाची, कहिए। रवीना जी, बेटा, पंडित जी का आज फिर फ़ोन आया था। चलिए दीदी को इस बारे में कोई बात करनी है। सिया तो नीचे ही है, आप भी चेंज करके आ जाओ। हम सब भी नीचे ही जा रहे हैं। चाय सब साथ में ही पी लेंगे। राघव, ठीक है चाची, आप चलिए, मैं 5 मिनट में चेंज करके आता हूँ। राघव अपने रूम में जाकर खुद से बड़बड़ाते हुए, शादी हुई नहीं, सब अपनी अपनी चलाने लगी। अब ये पंडित जी भी झूठ झूठ के ग्रह बताकर उनकी शांति के लिए अब अनुष्ठान करवाएंगे और इन सब में ये लोग मुझे पूरी तरह से इन्वॉल्व करने पर तुले हैं। मैं नीचे जाकर कह दूंगा जो भी करना है करें, लेकिन मुझे इन सब में ना घसीटे। मुझे इन सब में ना ही बिलीव है और ना ही मैं इन सब में किसी तरह इन्वॉल्व रहूँगा।
इट्स क्लियर, कहते हुए राघव चेंज करने चला गया। वहाँ उसके कबर्ड में कपड़े बिखरे पड़े रहते हैं। ये देखकर राघव को गुस्सा आ जाता है। वो वापस रूम में आकर सिया को कॉल करता है। राघव, जल्दी ऊपर आओ। सिया, क्या हुआ? आप नीचे आ जाइए ना, माँ को कोई इम्पोर्टेंट बात भी करनी है आपसे। राघव, मैंने कहा जल्दी ऊपर आओ। सिया आवाज़ से समझ जाती है कि राघव गुस्से में है। वो जल्दी से ऊपर रूम में आती है। सिया, कहिए क्या बात है? राघव गुस्से में सिया को दोनों हाथों से कस के पकड़कर चिल्लाने लगता है। राघव, अगर दिमाग का कोई स्क्रू ढीला हो जाए तो उसे पागल खाने भेजा जाता है। शादी करके किसी और की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की जाती। तुम्हारे चाचा जी ने बड़ी चालाकी से अपनी मेंटल भतीजी को मेरे पल्ले बांध दिया, लेकिन मैं उनकी ये चालाकी नहीं चलने दूंगा, क्योंकि मैं भी राघव राजपूत हूँ। बता दूंगा मेरे साथ चालाकी करने का नतीजा क्या होता है। सिया हैरान सी राघव की बातें सुन रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों उसको दुनिया में इकलौते चाहने वाले इंसान उसके चाचा जी को इतना सुनाया जा रहा था। सिया डरते हुए, क्या बात है? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? राघव, खुद चेंजिंग रूम में जाकर देखो कि जब पागलपन के दौरे पड़ते हैं तो क्या करती हो। राघव झटके से सिया को छोड़ देता है। सिया संभल कर चेंजिंग रूम की ओर जाती है। सिया वहां जाकर शॉक्ड हो जाती है। वापस आकर राघव से पूछती है, सिया, आखिर क्या कर दिया हमने? हमें तो कुछ गलत या गड़बड़ नहीं लग रहा वहाँ। राघव गुस्से से सिया की बाह को पकड़कर खींचते हुए ले जाते हैं। राघव, देख पागल लड़की देख। लेकिन राघव खुद शॉक्ड हो जाता है। राघव, अरे ये क्या? मेरे सारे कपड़े कबर्ड से बाहर बिखरे थे, और अभी ये सब। राघव कबर्ड खोलकर देखता है तो उसके सारे कपड़े अरेंज थे। सिया राघव की हालत देखकर हैरान हो जाती है। सिया, मैं चलती हूँ, आप चेंज करके जल्दी से नीचे आ जाइए। राघव सोच में डूबा हुआ कपड़े चेंज करके नीचे आ जाता है। हॉल में सब लोगों के आ जाने के बाद सविता जी ने कहा, सिया और राघव को पंडित जी ने कल ही कुल देवी की पूजा कर आने के लिए कहा है। साथ ही वहां पंडित जी हवन जाप करके एक सुरक्षा कवच सिया के लिए और दूसरा राघव के लिए सिद्ध करेंगे। शुद्धि के बाद आप दोनों को ही एक रक्षा सूत्र देंगी, जिससे इन दोनों की बुरी नज़र से रक्षा हो सके। सिया को ध्यान आया कि रात में मंदिर में पंडित जी के बताए गए उपाय के बाद उसे कोई परछाई नहीं दिखाई दी और ना ही कोई अप्रिय घटना हुई। सिया को पंडित जी की बातों पर विश्वास था, इसलिए वह खुश थी। घर के सभी लोग सविता जी की बात सुनकर कल होने वाली पूजा की तैयारी के बारे में चर्चा करने लगे, लेकिन वहीं राघव अंदर ही अंदर भड़का हुआ था। उसे ये सब बकवास और अंधविश्वास लग रहा था। सविता जी, चलिए, हमें पूजा की सारी तैयारियां अभी करनी होंगी, क्योंकि सिया और राघव को सुबह 3 साढ़े 3 के अंदर ही जाना होगा। राघव, इसका क्या मतलब? कि सिया और राघव को निकलना होगा? आप लोग नहीं आओगे क्या? हम दोनों ही जाएंगे क्या? संजय जी, बेटा कभी घर में भी समय दिया कर। तुझसे पहले निपुण की शादी हुई थी। निपुण और प्रेरणा भी अकेले ही गए थे। बेटा तुझे ये जो बकवास लगती है, वो हमारे खानदान की परंपरा है। राघव चेहरा नीचे कर लेता है और चुपचाप जी डैड कहकर सबकी बातें सुनने लग जाता है। सब तैयारियों में लग जाते हैं। निपुण और प्रेरणा मार्केट से सभी पूजा और हवन की सामग्री, भोग आदि ले आते हैं। सविता और रवीना जी सभी सामान अरेंज करके मंदिर में रख देती हैं। सिया भी अपने और राघव के लिए सुबह के लिए कपड़े निकाल कर रख लेती हैं। वहां पर जाकर पूजा से पहले नदी में नहाकर चेंज करने के लिए भी वो एक बैग में अपने और राघव के लिए कपड़े वगैरह रख लेती है। राघव चुपचाप छत पर शेड में सोफे पर लेटकर मोबाइल चलाता रहता है और मन ही मन अपसेट होकर खुद को कोसता रहता है। तभी उसे कोई साया अपनी साइड में महसूस होता है। वो उस तरफ देखता है तो वो साया वहां से नीचे की ओर जाती हुई दिखती है। साये का चेहरा आगे था, साये की पीठ और खुले बाल देखकर वो समझता है कि ये सिया है। छत से किनारे की ओर जाते देखकर राघव पीछे से सिया को आवाज लगाता है, लेकिन सिया नहीं रुकती। राघव को अब गुस्सा आने लगता है। राघव, अरे ओ पागल लड़की, कुछ समझ आता भी है या नहीं? अरे सुसाइड करना था तो शादी क्यों की? क्यों हमें जेल भेजने पर तुली है? कहते हुए राघव सिया को पकड़ने के लिए दौड़ता है और काफी भला बुरा भी कहता है। जैसे ही राघव सिया को पकड़ने के लिए दौड़ता है, वो छत की रेलिंग पर खड़ी हो जाती है। राघव उसे देखकर चौंक जाता है। साये का पैर
उस पतले से रेलिंग से ऊपर हवा में था। राघव के देखते ही वो पैर उल्टे हो जाते हैं। छत पर हल्की रोशनी में वो नज़ारा देखकर राघव सहम जाता है। वो साया जब अपना चेहरा घुमाता है तो सिया का बेहद ही डरावना हंसता हुआ चेहरा देखकर राघव पीछे हट जाता है। राघव बस इतना ही कहता है, सिया भूतनी। एक ही पल में वो साया नीचे कूद जाता है। राघव वहां ना जाकर अपनी ही साइड में ही रेलिंग के पास डरते हुए नीचे देखता है। नीचे उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता सिवाय गार्डन की घास के। तभी पीछे से सिया की आवाज़ आती है, जिससे राघव सहम जाता है। राघव का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। सिया की आवाज़ सुनकर उसे पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं होती। वो बिना पलटे ही कांपती आवाज़ में कहता है, क्या बात है सिया? डिनर के लिए चलिए, हमें सुबह जल्दी उठना भी है और कल हमें आराम करने का भी समय नहीं मिलेगा। सब आ गए हैं, आप फ़ोन नहीं उठा रहे थे, जल्दी आइए, सब वेट कर रहे हैं। राघव बिना पलटे ही, चलो मैं आता हूँ। सिया वहाँ से नीचे चली जाती है। राघव पलटकर देखता है तो सिया को ना पाकर उसकी जान में जान आती है। वो कुछ देर खुद को नॉर्मल करता है। राघव अपने फ़ोन को सोफे से उठाता है तो उसमें निपुण और संजय की कई मिस कॉल देखता है। पास में रखे पानी की बोतल से पानी पीकर मोबाइल हाथ में लिए राघव नीचे आता है। राघव चुपचाप डिनर करता है। सिया की तरफ देखने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। सिया का वो डरावना हंसता चेहरा अभी भी राघव की आंखों के सामने घूम रहा था। रात में भी राघव चैन से सो नहीं पाया। वो बार बार सोफे पर चैन से सोती सिया को देखता, फिर उसको सिया का वो डरावना चेहरा सामने आ जाता। जहाँ सिया डर से मुक्त होकर चैन से सो रही थी, वहीं राघव ने किसी तरह से वो रात काटी। सुबह 3 बजे के लगभग सिया उठी और नहाकर तैयार हो गई। राघव देर रात जागने के बाद करीब 2 घंटे ही सो पाया था। सुबह नींद खुलने पर सिया को सामने ड्रेसिंग टेबल पर तैयार होते देख राघव सोचने लगा, राघव, राघव तेरी वाइफ है तो सुंदर, लेकिन अफसोस भूतनी है। इतनी कम उम्र में कोई मरता है भला? खैर, अब जब भूतनी से शादी हो ही गई है तो इससे निपटने के लिए मुझे गुरुजी से बात करनी होगी। एक काम करता हूँ, आज पंडित जी से बात करता हूँ। जब उनसे प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी तब गुरुजी से इसका सॉल्यूशन पूछूंगा। सिया जब मिरर से ही राघव को अपनी तरफ घूरते देखती है तो उसे अजीब सी फीलिंग होती है। वो उठकर राघव के पास जाती है और धीमी आवाज़ से पूछती है, आप ठीक तो हैं? राघव चौंक कर, हाँ, हाँ, मैं ठीक हूँ सिया, तो जल्दी से तैयार हो जाइए, हम लेट हो रहे हैं। राघव जल्दी से बाथरूम में रेडी होने के लिए घुस जाता है। सिया भी नीचे आ जाती है। सविता जी और रवीना जी ही केवल उठे थे। उन्होंने सारा सामान नौकरों के हाथों गाड़ी में रखवा दिया था। राघव भी जल्दी ही तैयार होकर आ गया था। उसके मन में अभी भी उलझन थी। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि इस तरह की चीज़ भी दुनिया में होती हैं। माँ और चाची से आशीर्वाद लेकर दोनों कुलदेवी के मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ते में राघव बार बार सिया की तरफ देख रहा था। सिया देख तो रही थी बाहर, लेकिन वो भी ये बात नोटिस कर रही थी। हिम्मत करके उसने राघव से पूछ ही लिया, सिया, राघव, क्या बात है? आप मुझे ऐसे क्यों बार बार देख रहे हैं? राघव, नहीं तो, वो बस ऐसे ही। सिया समझ जाती है कि राघव उसे कितना भी पूछने पर नहीं बताएगा, इसलिए वो फिर से बाहर देखने लग जाती है। लगभग 5 घंटे की जर्नी के बाद वो कुलदेवी के मंदिर पहुंच जाते हैं। पंडित जी अपने साथियों के साथ मंदिर परिसर के बाहर ही उनका इंतजार कर रहे थे। सिया और राघव ने पंडित जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। पंडित जी ने दोनों को मंदिर में जाने से पहले नदी में स्नान करने के लिए कहा। कुलदेवी का मंदिर जंगल के बीच बड़े से पहाड़ और सुनसान इलाके में बना था। पहाड़ से थोड़ी नीचे नदी बहती थी, जो नीचे खाई में गिरती हुई निचले भाग में बह जाती थी। यदि यहाँ नदी ढलान पर होने के कारण तेज बहाव से झरने के रूप में खाई में गिरती थी। राघव कुलदेवी के मंदिर आता तो था, लेकिन कभी नदी में नहाया नहीं था। पंडित जी ने अपने एक साथी को उनके साथ रास्ता बताने और स्नान के बाद ले आने के लिए भेजा। राघव ने कपड़ों का बैग निकाला और सिया को साथ ले उस आदमी के पीछे चलने लगा। तभी पंडित जी ने राघव को आवाज़ देकर रोका। उसके पास आए और राघव के हाथ में एक धागा बांध दिया। राघव पंडित जी का चेहरा हैरानी से देखने लगा। पंडित जी राघव की उत्सुकता समझ गए। पंडित जी, ये धागा संकट और हर बुरे साये से तुम्हारी रक्षा करेगा।
सिया को तो पहले ही सविता जी से कहकर रक्षा सूत्र पहनवा दिया था। सिया बहू, आप हमेशा उसे अपने साथ रखना। सिया, जी पंडित जी। पंडित जी, राघव चाहे कोई भी परिस्थिति रहे तुम हमेशा बहू के साथ रहना, उसे अकेले मत छोड़ना। राघव, जी पंडित जी। राघव और सिया दोनों नदी के किनारे पहुंचते हैं। सिया नदी देखकर घबरा जाती है। सिया, इसमें तो बहुत पानी है, हम डूब जाएंगी, हमें तो स्विमिंग भी नहीं आती। राघव सिया का हाथ पकड़ लेता है और नदी में उतरने लगता है। सिया डर जाती है। सिया, ये क्या कर रहे हैं आप, हम गिर जाएंगे, छोड़िए, हमें जाने दीजिए। राघव, चुपचाप चलो, नहाना ही तो है, फिर हमें यहीं की सारी विधियां हो जाने के बाद वापस लौटना भी है। राघव बैग को किनारे पर रखकर सिया को अपने साथ नदी में उतारने लगता है। सिया भी राघव को पकड़कर उसके साथ नहाने चली जाती है। सिया की हाइट कम होने की वजह से वो किनारे से ही नहाने लग जाती है, वहीं राघव गहरे पानी में चला जाता है। वहाँ वो स्विमिंग करने लग जाता है। सिया जब राघव को स्विमिंग करते देखती है तो वो उसे देखती ही रह जाती है। तभी साथ आए आदमी ने कहा, बेटा जल्दी चलो, हमें विलंब हो रहा है और इस नदी में पानी का बहाव कम कभी ज़्यादा होता रहता है, यह स्विमिंग में बहुत खतरा है। राघव उस आदमी की बात सुनकर वापस लौटने लगा। सिया राघव के किनारे पर आने के बाद वो भी बाहर निकलने लगी। राघव चेंज कर रहा था और सिया नदी में नहाकर निकलने लगी। तभी एकदम से पानी का तेज बहाव आया। सिया ने बहुत कोशिश की लेकिन खुद को संभाल नहीं पाई। पानी का तेज बहाव में राघव चेंज कर रहा था, वहीं उसके साथ आया आदमी कपड़े संभाले खड़ा था। पानी की आवाज़ सुनकर दोनों ने उस तरफ नज़र घुमाई, तभी सिया की चीख सुनाई दी। राघव, कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही राघव ने उस तेज बहती नदी में छलांग लगा दी। सिया फॉल के ऊपर पत्थर को दोनों हाथों से पकड़े हुए थी। बहाव के कारण वहां ज़्यादा देर तक रुकना सिया के लिए मुश्किल हो रहा था। राघव जैसे तैसे तैरकर सिया तक पहुंचा। वो सिया को पकड़ने ही वाला था कि सिया का हाथ पत्थर से छूट जाता है और वो खाई में गिर जाती है। राघव भी सिया के साथ ही बिना सोचे समझे छलांग लगा देता है। पंडित जी के साथी ने ये सब देखा तो उसने पंडित जी को कॉल कर दिया। पंडित जी ने बिना समय गवाए पहले राघव के घर संजय जी को फ़ोन किया, फिर गुरुजी को कॉल करके सारी बात बताई। गुरुजी ने सारी घटना सुनने के बाद पंडित जी से पूछा, क्या आपने राघव के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधा था? पंडित जी, जी आपके कहे अनुसार मैंने सबसे पहले राघव की कलाई पर रक्षा सूत्र ही बांधा था। गुरुजी, ठीक है, फिर आप लोग अपनी तरफ से उन दोनों तक पहुंचने का प्रयास करें, वो दोनों आपको सुरक्षित मिलेंगे। राघव सिया के साथ है, दोनों जीवित और सकुशल ही मिलेंगे, ये हमारी अंतर आत्मा कह रही है। पंडित जी, जी गुरुजी, मैंने संजय जी को घटना की सूचना दे दी है, वो लोग यथासंभव प्रयास करेंगे। गुरुजी, ठीक है। इधर बीच जंगल में नदी का बहाव भी कम था और गहराई भी कम थी। सागर ने सिया को गोद में उठाया और किनारे पर ले आया। वो भी काफी थक गया था, लेकिन सिया की हालत देखकर उसने सिया को उल्टा लेटाया और पेट को दबाने लगा। सिया बेहोश थी और पेट को दबाने से उसके मुंह से पानी बारी बारी करके निकलने लगा। लास्ट में सिया खांसी करते हुए होश में आ गई। ये देखकर राघव रिलैक्स हुआ और वहीं सिया की बगल में लेट गया। सिया ने होश में आकर राघव को अपने बगल में लेटा पाया। वो समझ गई कि राघव ने उसकी जान बचाई है। वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। बगल में लेटे हुए आंख बंद किए उसने राघव को थैंक्स कहा। राघव ने भी वैसे ही आंख बंद किए ही जवाब दिया। इसके बाद दोनों ही उसी तरह कुछ समय तक लेटे रहे। जब दोनों थोड़ी ठीक महसूस करने लगे तो सिया ने राघव से पूछा, सिया, हम लोग कहाँ हैं और कब तक घर पहुँच जाएंगे? राघव, हम लोग जंगल में हैं और अगर यहाँ के जानवरों को हम पसंद नहीं आए तो कल शाम तक या रात तक हम घर या किसी बस्ती वाले इलाके में पहुँच सकते हैं। सिया घबरा कर, पर मुझे तो भूख लगी है, हमें घर जाना है। राघव झल्ला कर, तो जाओ और वहाँ पहुँचकर किसी को मेरी हेल्प के लिए भी भेज देना, क्योंकि मैं यहाँ फंस गया हूँ, ना कि आपकी तरह पिकनिक या सफारी के लिए आया हूँ। ये सुनकर सिया चुप हो जाती है। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।